अस्सलाम वालेकुम। 6-7 साल हुए कि जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम अल-खिदमत से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त ज़िया ख़ान मुझे इसरार करके रावलाकोट ले गए। वो मुझे यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए कायम करदा इदारे आगोश का एक यूनिट दिखाना चाह रहे थे जो रावलाकोट में कायम किया गया था। एक घाटी में बनी छोटी सी इमारत में कायम इस आगोश में जाना ज़िंदगी का यादगार तजुर्बा था। वहाँ 6-7 साल का एक कश्मीरी बच्चा था जिसके बारे में उसके उस्ताद का दावा था कि इससे बेहतर कोई नात ख़ां शायद ही आपने सुना हो। मैंने उस बच्चे से नात सुनाने को कहा। उसने झट से एक टोपी जेब से निकाल कर सर पर रखी, जूते उतारे और बेदम वारसी की गज़ल नुमा नात शुरू कर दी, जिसका पहला शेर है, बेखुद किए देते हैं ये अंदाज़ हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना। उस बच्चे की आवाज़ में पुख्तगी और शीरीनी अपनी जगह, मगर इस नात में जो दुआ को छूता हुआ इश्क का आलम है वो उसके हर लफ्ज़ में अदा हो रहा था। कई मरतबा सुनी हुई ये नात उस यतीम बच्चे के लहन में वहाँ मौजूद हर शख्स को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उसने शेर पढ़ा कि जी चाहता है तोहफे में भेजूँ उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। मुझे यूँ लगा दिल फट जाएगा, खुद पर काबू ही नहीं रहा था। इससे पहले भी मैंने ये नात कई बार सुनी और उसके बाद भी, मगर यही लगा कि वो बच्चा ही सबसे बेहतर था। शायद यतीमी और नादारी की वजह से उसकी ममदूह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत कायम हो गई थी, जिसने उसके लफ्ज़ों में वो सोज़ भर दिया था जो दूसरों को नसीब नहीं। रावलाकोट का ये बच्चा न जाने अब कहाँ होगा, नातें पढ़ रहा होगा या मेहनत मजदूरी करने कहीं कश्मीर से निकल गया होगा। जब से रावलाकोट में कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के लिए जद्दोजहद शुरू कर रखी है, वो बच्चा मुझे बेहतरा याद आता है। ऐन मुमकिन है वो इस धरने में शामिल हज़ारों लोगों में से एक हो। यह भी अंदेशा है कि वो उन दर्जनों में से हो जो अपनी सियासी जद्दोजहद में गोलियों का शिकार हो चुके हैं। रावलाकोट में जो कुछ हो रहा है इस पर बात करने के लिए जिस हौसले की ज़रूरत है वो मुझ में नहीं, जिस हिम्मत की तलब है मैं उससे भी महरूम हूँ। मैं बस कुछ सवाल उठा सकता हूँ कि आखिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों में ऐसा क्या रखा है जिसके लिए रियासत के नज़दीक लोगों का खून भी हलाल हो चुका है। हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान की हुक्मरान सियासी जमातें इस हवाले से बात तक नहीं कर रही। मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी बैठे हैं, मगर यूं कि उनकी ज़ुबान पर रावलाकोट का नाम तक नहीं आ रहा। 27 जुलाई 2026 का दिन तो पाकिस्तानी सहाफ़त की तारीख़ का शायद बदतरीन दिन करार पाए कि बड़े बड़े एंकर्स आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात के हल्का बहल्का नताइज पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, मगर रावलाकोट की फ़ज़ा में चलती हुई गोलियों की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही थी। वो सनाखाने तक़दीसे सहाफ़त क्या हुए कि जिनकी मजलिसों की गुफ्तगू हुर्रियत पसंदी से इबारत होती है और टीवी की स्क्रीन पर वो महज पुतली तमाशा करते दिखाई देते हैं। मुझे फ़िलहाल टीवी या अखबार से कोई पेशा वराना ताल्लुक़ दरपेश नहीं, लेकिन इस शोबे में ये भी होगा ऐसा कभी वहमो गुमान में नहीं आया था। हुक्मरान सियासी जमातें तो चलिए किसी हाइब्रिड निज़ाम की गिरफ़्तार हो गईं, मगर ए अहले कलाम क्या आप भी हाइब्रिड निज़ाम के असीर हो गए। कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात गलत हो सकते हैं, मुकम्मल दुरुस्त या कुछ गलत और कुछ ठीक भी हो सकते हैं। सियासत का उसूल यही है कि इसमें हर मुतालबा अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं माना जाता, बल्कि इसे मुत्तफ़िक़ा या काबिल कबूल सूरत दी जाती है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर भी बात होती रही है। एक दो मौके तो ऐसे भी आए कि दरमियान की राह निकल आई। इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ा गया अब ये गैर मुतल्लिक हो चुका, मगर आज भी रास्ता बनाया जा सकता है। आखिर क्यों आज़ाद कश्मीर को अजनबी बनाया जा रहा है? ये वही लोग हैं जिनके अजदाद ने इस खित्ते को पाकिस्तान के साथ जोड़ा था, आज उनके साथ सख्ती बरतने की वजह समझ नहीं आ रही। इस तरह तो कश्मीर पर पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर होता चला जाएगा। हमारा दुश्मन यही तो चाहता है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत और लोग एक दूसरे के सामने आ जाएं। इसलिए दुश्मन को नाकाम बनाने का ये बेहतरीन मौका है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी मकालमे के दरवाज़े खोल दिए जाएं, ताकि दुनिया जान ले कि पाकिस्तान अपने नाजुक तरीन सियासी बहरान को भी जमहूरी अंदाज में हल कर सकता है। आसमान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक विफाक है जो अज़ खुद वजूद में नहीं आया, बल्कि पहले से मौजूद इकाइयों के साथ मुआहदात का नतीजा है।
وفاق کے پاس موجود اختیارات حاکمانہ نہیں، مفاہمت کی پیداوار ہیں۔ اسی لیے دستور میں پہلے صوبائی اور وفاقی اختیارات الگ الگ تھے، اب صرف وفاقی اختیارات کی ایک محدود فہرست ہے جو دستور کے چوتھے شیڈیول کی صورت میں اس کا حصہ ہے۔ اختیارات کی اس تقسیم کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے رسم و رواج کے مطابق رہیں اور وفاقی حکومت ان کی زندگیوں میں کم ہی دخل دے۔ یہ پاکستان کی دستوری اسکیم ہے جو کسی نہ کسی شکل میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس عرصے میں جب بھی وفاقی حکومت نے اپنی طاقت دکھانا چاہی یا صوبائی معاملات میں دخل دیا، حالات بگڑ گئے۔ بلوچستان میں ہمیشہ صورتحال اسی وقت خراب ہوئی جب سادہ معاملات پر بھی وفاقی حکومت نے سخت پوزیشن لے لی۔ بلوچستان کا مسئلہ آج بھی یہی ہے کہ اس کی حکومت محض وزن بیت جیسی ہے اور وفاقی ادارے اس پر بھاری۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ خود یہاں کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ قانون ساز اسمبلی ہی مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کا فیصلہ کرے گی۔ گویا 5 جون کو جب یہ مسئلہ بنا تھا تو مقامی سیاسی قیادت اسمبلی کے ذریعے آئین میں ترمیم کروا سکتی تھی۔ اس کے لیے درمیانی راستہ بھی نکل آیا تھا، لیکن وفاقی حکومت کے خیالات مختلف تھے، سو یہ مسئلہ الجھتا چلا گیا۔ یعنی یہاں بھی ثابت ہوا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں وفاقی مداخلت کی وجہ سے حالات خراب ہوئے۔ اس وقت بھی راستہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی قیادت ہی یہ فیصلہ کرے۔ مظفر آباد کو موقع دیا جائے کہ وہ راولہ کوٹ والوں سے بات کرے اور فیصلہ کرے۔ اسلام آباد دستور کے چوتھے شیڈول کے مطابق اپنا کام کرے۔ یہ دائرہ اس کا حصار بھی رہے اور حد بھی۔ راولہ کوٹ میں اس وقت جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں انہیں کونے میں لگانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو راستہ بھی نکل آئے گا۔ اگر خون ہی بہنا ہے تو آئیے پھر ممدوح دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں، جن کی محبت نے پاکستانیوں کو آپس میں باندھ رکھا ہے، ان کی خدمت میں مل کر عرض کریں کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ شکریہ۔